बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और प्रीवियसली हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सिर्फ ऐसे केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया था कि जो जनरल रूल्स या जनरल करैक्टरिस्टिक्स के साथ कंप्लीट होते हैं। आज स्पेशली हम मार्कोनिकॉव्स रूल के साथ जो है कंप्लीट होने वाले रिएक्शंस जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको रिएक्शंस की स्कीम बता देता हूँ। हमारे पास बेटा एक रिएक्शन जो इस रूल से कम्प्लीटली पढ़ा जाएगा वो है जी हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी हम किसी भी मॉलिक्यूल में अल्कीन में हाइड्रोजन एंड हेलोजन इन दोनों को जो है वो हम ऐड करने की कोशिश करेंगे और हाइड्रो हेलोजिनेशन से HX या कोई भी बॉन्ड जो है वो ऐड हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास बेटे हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन रिएक्शन से हम वाटर को या अल्कोहल को जनरेट करने की कोशिश करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। और तीसरा रिएक्शन जो है बेटे हमारे पास एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड है। हाइपोहेलस एसिड, ठीक है। इसका मेरे ख्याल जो नाम हमारे कोर्स में दिया गया है, अगर हम इसको ज़रा डिस्कस कर लें तो हेलो हाइड्रेशन है। एक है हाइड्रो हेलोजिनेशन और दूसरा जो है सबसे लास्ट में वो आपके पास हेलो हाइड्रेशन। तो ये तीन रिएक्शंस जो हैं बेटे हमने आज पढ़ने हैं। ऑब्वियसली काम ये थोड़ा सा है, लेकिन मार्कोनिकॉव्स रूल जो है वो आपके पास एक लंबा काम है। हम पहले मार्कोनिकॉव्स रूल की स्टेटमेंट देख लेते हैं। रूल क्या है? When an unsymmetrical reagent reacts with unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent goes to that carbon containing minimum हाइड्रोजन एटम्स। तो ये आपके पास बेटा मार्कोनिकॉव्स रूल की स्टेटमेंट है। चलें जी, ये भी देखते हैं कि ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन कैसे की जाती है। केमिस्ट्री में हमारे पास बेटा दो तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। एक को कहा जाता है रिएजेंट और बेटा दूसरे को कहा जाता है कंपाउंड। ये मैं आपको इसी पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना जो है वो सिखा रहा हूँ। रिएजेंट दो तरह के होते हैं बेटे, एक होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। तो आपने बेटा जो पहली चीज़ फोकस करनी है वो यहाँ पे फोकस करनी है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। दूसरी तरफ कंपाउंड भी आपके पास होता है सिमेट्रिकल या आपके पास ये क्या होता है अनसिमेट्रिकल। इसको हम एसिमेट्रिकल भी कहते हैं। तो आपने दूसरी चीज़ जो फोकस करनी है वो एसिमेट्रिकल अल्कीन। तो ये जो दो बबल्स हैं ये हमारा टोटल रूल है और इसी से हम आगे बातें सीखेंगे। रिएजेंट में सिमेट्रिकल रिएजेंट से मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पर हमें कहा जाए कि हाइड्रोजन ऐड करें तो हाइड्रोजन सिमेट्रिकल है, यानी हाइड्रोजन अपने ही जैसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। दोनों एक जैसे एटम हों तो ये सिमेट्रिकल रिएजेंट। अगर कहा जाए किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड करें तो दो ऑक्सीजन एटम इकट्ठे होकर सिमेट्रिकल रिएजेंट। अगर आपसे कहा जाए किसी भी रिएक्शन में क्लोरीन या हेलोजन ऐड करें
तो तीनों क्लोरीन एक जैसे हैं, ये सिमेट्रिकल रिएजेंट। आपसे कहा जाए ओजोन ऐड करें, तीनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, ये सिमेट्रिकल रिएजेंट। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप रिएक्शन में HCl ऐड करें, तो एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया क्लोरीन। ये दोनों डिफरेंट नेचर के रेडिकल्स हैं, एटम्स हैं। इनमें क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लिहाजा इट विल बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन विल बियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस क्लोरीन को आमतौर पर हम बोलते हैं नेगेटिव पोल और हाइड्रोजन को हम बोलते हैं पॉजिटिव पोल। यहाँ पर देखें इस डेफिनेशन में एक चीज़ और आ रही है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट का मतलब ये नेगेटिव पोल, ठीक है। ये बात भी आपने अब आगे फोकस करनी है। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होंगे, जहाँ पे दो डिफरेंट एटम्स बॉन्ड बनाएंगे, और नेगेटिव पार्ट से मुराद वो वाला एटम जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर कहा जाए वाटर का रिएक्शन करें तो हाइड्रोजन और OH, इसमें हाइड्रोजन होता है पार्शियल पॉजिटिव और OH होता है पार्शियल नेगेटिव। आपसे कहा जाए सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें तो ये हो जाएगा HOSO3H। टोटल ऐड करके देखें H2SO4, 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन होगा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो ये OSO3H जो है ये नेगेटिव पोल बन जाएगा, नेगेटिव पार्ट बन जाएगा। चलिए आखिर में बस एक बात और लिखता हूँ। अगर लिखा हो HNO3 तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं HONO2। तो इसमें अगेन ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो बेटा ये सारे नेगेटिव पोल्स हैं और ये आपके पास इसका पॉजिटिव पोल है, यानी ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहाँ जाएगा, जहाँ पर कार्बन लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग हो, ठीक है जी। यानी ये नेगेटिव साइड्स जो हैं वो लेस हाइड्रोजन वाली साइड पे जाएंगे। इस बात को हम फिलहाल यहीं पे रोक देते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड की। बेटा अल्कीन जो हैं ये सिमेट्रिकल उस वक्त कहलाते हैं कि जब दो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएं और इन दोनों के साथ अक्रॉस द डबल बॉन्ड एक जैसे ग्रुप बॉन्ड बना रहे हो। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, तो CH2 दोनों सिमेट्रिकल। अगर मैं यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनाऊँ और एक साइड पे मैं लिख दूँ CH3 एंड हाइड्रोजन, जबकि दूसरी साइड पे मैं लिख दूँ CH3 एंड हाइड्रोजन, तो बेटा ये भी सिमेट्रिकल है। यानी इसमें भी दोनों साइड्स पे कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। और अगर मैं ये मॉलिक्यूल यूँ लिख दूँ कि एक साइड पे है जी CH3 और दूसरी साइड पे भी है CH3 एंड CH3, तो बेटा ये वाला अल्कीन भी जो है वो सिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है जी। इनके नाम क्या हैं फिलहाल हम उस नाम के चक्कर में नहीं पड़ते, हम सिंपल ये देख रहे हैं कि इस डबल बॉन्ड के लेफ़्ट या राइट साइड पे कौन कौन से ग्रुप बॉन्डेड है। अगर सिमिलर ग्रुप्स लेफ़्ट राइट पे होंगे तो ऐसा कंपाउंड क्या होगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड। अच्छा जी, अनसिमेट्रिकल क्या होगा बेटे, अनसिमेट्रिकल के लिए हमारे पास कंडीशन यूँ है कि अगर लेफ़्ट साइड पे कार्बन 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है और राइट साइड पे कार्बन एक CH3 ग्रुप और हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो बेटा ये जो राइट वाला कार्बन है ये टोटली डिफरेंट हो गया अब लेफ़्ट वाले कार्बन से। यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है। ये वाला कार्बन जो है या ये वाला कंपाउंड जो है ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहलाएगा। इसमें साथ साथ आपने इस बात की तरफ भी ध्यान देना है कि आप उस कार्बन को ढूंढने की कोशिश करें जिस कार्बन पे क्या है, मिनिमम हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो इन दोनों के केसेस में लेफ़्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन हैं, जबकि यहाँ राइट साइड पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो ये राइट वाला कार्बन जो है ये मिनिमम हाइड्रोजन वाला है। ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, ये इस कार्बन के नहीं है, ये अगले कार्बन के, यानी ये CH3 ग्रुप है, ये नेक्स्ट कार्बन है और उस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो राइट साइड पे कार्बन सिर्फ 1 हाइड्रोजन से, लेफ्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ कि एक साइड पे मैं लिख दूँ CH2 और दूसरी साइड पे मैं बेटे लिख देता हूँ यहाँ पे सिर्फ CH3 ग्रुप्स, तो देखें यहाँ पे वाले दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, ये वाले दोनों ग्रुप यानी आमने सामने दोनों साइड पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं।
तो ये भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। इसमें अगेन राइट साइड पे जो कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ये किसी भी हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बना रहा, लेकिन लेफ्ट वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ये 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ऐसे डबल बॉन्ड वाले अल्कीन हो सकते हैं कि जिसमें लेफ्ट या राइट जो ग्रुप्स अटैच होंगे कार्बन के साथ वो हमेशा डिफरेंट होंगे, और उनके डिफरेंस की वजह से कोई एक कार्बन ऐसा होगा जो ज़्यादा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, और कोई दूसरा कार्बन ऐसा होगा जो कम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। तो जो हमारा रूल है वो काफ़ी हद तक जो है वो हमें क्लियर हो गया कि हमें ये कैटेगरी ऑफ कंपाउंड चाहिए और ये इस कैटेगरी ऑफ रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे, और जब रिएक्शन होगा तो ये नेगेटिव पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा फेवर करेंगे कि वो इस कार्बन के साथ या इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएं, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे आपके पास मिनिमम हाइड्रोजन एटम है। तो मैंने बेटा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी बता दिया, मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन भी बता दिया, मैंने नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट भी बता दिया, और मैंने वो वाला कार्बन भी बता दिया जिसके साथ क्या होते हैं, मिनिमम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो अब हम जो है वो एक रिएक्शन की तरफ जो है वो चलते हैं और ट्राई करते हैं कि रिएक्शन कैसा होगा। रिएक्शन है जी आपके पास हाइड्रो हेलोजिनेशन। मैं इसको इरेज करता हूँ और हम सबसे पहले हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर आपको पेपर में क्वेश्चन आया है कि आप हाइड्रो हेलोजिनेशन कंडक्ट करें, कौन सा मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रॉप, डबल बॉन्ड भी है तो ये हो जाएगा ईन। प्रोपीन में हाइड्रो हेलोजिनेशन को कंडक्ट करें और ऐड होने के लिए जो मॉलिक्यूल दिया जा रहा है वो है HBr। HBr में बेटा आपके पास ये पार्शियल नेगेटिव पोल है और ये हाइड्रोजन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव पोल। डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड की ये सलाहियत है कि ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है टू सम ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जैसा ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को आसानी के साथ क्या कर सकता है, पिक कर सकता है। तो आपके पास बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से हाइड्रोजन की तरफ चले जाएंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा इन फेवर ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हासिल करके बन जाएगा Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन। इस हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, रूल ये कहता है कि ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो इन दोनों में से उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा तो रिज़ल्ट आपके पास बन जाएगा CH3CH, डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसलिए टूट गया क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, हाइड्रोजन के पास चले गए। तो बेटा आपके पास हो जाएगा CH2 एंड H। सेंटर वाला कार्बन अगर आप फोकस करें, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर इस कॉर्नर वाले कार्बन ने हासिल कर लिए, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, तो सेंटर वाले कार्बन के पास अब टोटल कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं, 1 हाइड्रोजन लेफ्ट एंड राइट कार्बन, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर जो है अगले ही स्टेप में क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा विद दैट ऑफ द ब्रोमाइड आयन। और बेटा अगर ये ब्रोमाइड आयन से रिएक्शन करेगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में कंबाइन कर जाएंगे। फाइनली यू विल गेट CH3CHBr और आखिर में क्या आ जाएगा, CH3। कंपाउंड का नाम होगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये आपका कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉव्स रूल है, कि इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे गया जहाँ पे पहले से मैक्सिमम हाइड्रोजन मौजूद हैं, और नेगेटिव पार्ट यानी ब्रोमाइड आयन ये वहाँ चला गया जहाँ पे आपके पास कम से कम हाइड्रोजन है। एक क्राइटेरिया यूँ भी हो सकता है कि अगर इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो तो आपके पास बेटा बॉन्ड ब्रेक होने पर सबसे पहले ब्रोमाइड आयन सेपरेट हो जाएगा, और इन केस हमारे पास अगर ये दोनों कार्बन आपस में compete करें और मैं ये कहूँ कि ये हाइड्रोजन चला जाए सेंटर में, तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर अब एक बॉन्ड मिसिंग है।
तो दूसरे केस में क्या होगा कि ये वाला ब्रोमीन इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। बेटा 1-ब्रोमोप्रोपेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस रूल को या इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों फॉलो नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे चला गया है जहाँ पहले से ही 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, और हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे चला गया है जहाँ पे अब लेस हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट अगर आप लिखेंगे तो इसके साथ आप लिखेंगे कि दिस इज़ योर एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट आपके पास प्रैक्टिकली जो है वो हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आप इसे बनाना चाहें, हमारे कोर्स में वैसे रिएक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप इसे बनाना चाहें तो आप इसे बना सकते हैं, लेकिन इन कंडीशंस के साथ नहीं बना सकते। ये वाली जो सिंपल कंडीशंस हैं जिसमें आप सिंपल एडिशन करना चाह रहे हैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन की, ये एडिशन हमेशा आपको 2-ब्रोमोप्रोपेन प्रोवाइड करेगा। यानी 2-ब्रोमोप्रोपेन आपके पास क्या होगा? ये हमारा मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ये 1-ब्रोमोप्रोपेन बन जाए तो ये एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट है, ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और रिएक्शन जब होगा तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे कम से कम हाइड्रोजन है, और इस केस में ये सेंटर वाला कार्बन है। अगर सेंटर वाले कार्बन पे ये अटैच होगा तो आपके पास जो है ये 2-ब्रोमोप्रोपेन का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी। अब एक सवाल जो है हमारे इस पूरे पोर्शन में, मैं ये भी सोचता रहा कि इसमें कुछ थोड़ा सा जो है वो एक पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, शेयर किया जाए। इस पूरे पोर्शन में एक सवाल है जो हमारे पेपर में तो नहीं होता, लेकिन हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों है कि ये नेगेटिव पार्ट हमेशा इसी हाइड्रोजन, इसी कार्बन पे जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे नहीं जाएगा। ठीक है, ये शिफ्टिंग ऐसी क्यों होती है? ये हमेशा मिनिमम हाइड्रोजन वाला कार्बन ही क्यों चूज़ किया जाता है? इसके अलावा बाकी के कार्बन्स जो हैं उन्हें क्यों मौका नहीं दिया जाता कि वो बॉन्ड बनाएं? आपके पास बेटे इस सवाल का जो जवाब है वो छुपा हुआ है, फिनोमेना है जी आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। मैं आपको बहुत मुश्किल बातें नहीं करूँगा, ऐसी बातें नहीं करूँगा कि जो आपको समझ ना आए, आपके सर के ऊपर से गुजर जाएं। मैं सीधी बात करूँगा जो कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाए। बेटा जब भी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन में एक ऐसी स्पीशी ज़रूर होती है जिसे नाम दिया जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा ऐसा छुपा हुआ खिलाड़ी है कि जो रिएक्शन के दौरान बनेगा और साथ ही साथ वो कंज्यूम भी हो जाएगा, और कंज्यूम होने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट में वो नज़र भी नहीं आएगा। यानी असल जो काम हो रहा है, असल जो रिएक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो इस इंटरमीडिएट का हो रहा है। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उस फाइनल प्रोडक्ट में किसी किस्म का कमाल जो है वो हमेशा इस इंटरमीडिएट का होता है। मैं अभी इस रिएक्शन को एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ और आपसे कहता हूँ कि आप चूज़ करें कि इसमें इंटरमीडिएट कौन सा है। मैंने पहली दफ़ा जब प्रोडक्ट बनाया था तो मैंने लिखा था CH पॉजिटिव CH2 हाइड्रोजन प्लस Br नेगेटिव। ये हमारा इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे मौजूद है। इस इंटरमीडिएट को कहा जाता है बेटा कार्बोकैटाइन। हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनमें ये कार्बोकैटाइन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए।
इस कार्बोकैटाइन की ख़ास बात यह है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस इंटरमीडिएट के अंदर स्टेबिलिटी लेके आ सकता है। कैसे लेके आ सकता है? तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो बेटा आपके पास जो कार्बोकैटाइन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये वाली सारी बातें जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके पेपर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप अगर किसी टॉपिक से रिलेट इसको करना चाहें तो वहाँ पर सिर्फ इतना बोल देना कि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, या आगे चल के मैं एक और वर्ड भी यूज़ करना चाह रहा हूँ तो वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो पूरी बात जो है वो क्लियर हो जाती है अगर आपको ये सारी कहानी पता हो। कार्बोकैटाइन बेटा आपके पास 3 तरह के होते हैं। एक वो कार्बोकैटाइन होता है कि जिसमें कार्बन नेबर में सिर्फ और सिर्फ CH3 ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है जी, यानी ये ऐसा कार्बन है जो 1, 2, 3 CH3 ग्रुप से बॉन्ड बना रहा है। इसको कहते हैं ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है। टर्शरी कार्बोकैटाइन की ख़ास बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके मुकाबले में अगर मैं एक और इंटरमीडिएट यानी कार्बोकैटाइन ड्रॉ करूं और इस कार्बोकैटाइन में मैं 3 की बजाय 2 साइड्स के ऊपर CH3 लगा दूं और तीसरी जगह पे सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा दूं, तो 2 CH3 ग्रुप जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि इसके लेफ़्ट साइड पे भी CH3 है, इसके राइट साइड पे भी CH3 है, लेकिन सेंटर में एक हाइड्रोजन है। तो बेटा ये जो कार्बोकैटाइन होता है ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन होता है। और आखिर में आपके पास जो कार्बोकैटाइन बचता है ये ऐसा कार्बोकैटाइन होगा कि जिसमें बेटा आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एक ही वक्त में 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। तो बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बोकैटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन को इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में कार्बन के ऊपर, ये बेटा पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है और ये किसी भी वक्त जो है वो सराउंडिंग में किसी भी नेगेटिव चार्ज के साथ जो है वो रिएक्शन कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज एक खुला शिकार है, कोई भी शिकारी इसको किसी वक्त भी आके जो है वो जकड़ सकता है। कार्बन एटम अगर इस पॉजिटिव चार्ज को छुपा दे और सराउंडिंग में किसी भी नेगेटिव को अटैक ना करने दे तो वो कार्बोकैटाइन आपके पास जो है वो स्टेबल हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। बड़ी सीधी सी बात है। यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज फ़ौरन से रिएक्ट कर जाएगा तो ये अनस्टेबल है, और अगर इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को छुपा दिया जाएगा तो उसको छुपाने से क्या होगा? रिएक्टिविटी खुद ब खुद कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस पॉजिटिव चार्ज की ख़ास बात यह है कि अगर इसकी सराउंडिंग में हाइड्रोजन्स या CH3 ग्रुप्स मौजूद हों तो इन CH3 ग्रुप्स के जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो इंडक्टिवली इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर कर सकते हैं। यानी ये जो पड़ोस वाले नेगेटिव क्लाउड्स हैं या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे कि वो इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए इस सेंटर वाले कार्बन की तरफ जंप करेंगे और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना के इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से गायब कर देंगे। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहाँ की बजाय कहीं और जा चुका होगा। मिसाल के तौर पर जो मैंने एरो लगाया है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आपके पास स्ट्रक्चर में तब्दीली क्या आएगी कि यहाँ पे ये CH3 रहेगा, लेकिन इस जगह पे कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, और साथ में आपके पास CH3। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के क्या करेगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा और इसमें किसी कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है। तो जनाब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब हुआ, मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को क्या कर लेगा? स्टेबल कर लेगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया? हाइड्रोजन पे चला गया। ये हाइड्रोजन यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, लेकिन ये इस मॉलिक्यूल को
छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन की जो नेबर में हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करना शुरू कर देंगे और आपके पास ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट करके इस हाइड्रोजन को भी जो है वो बॉन्ड में शामिल कर लेंगे। मैं आसान सी बात बताता हूँ, जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से शिफ्ट होकर हाइड्रोजन पे गया, वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर बाकी के हाइड्रोजन पे भी जा सकता है। अगर ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह करते करते ये तीनों पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं। इसी तरह ये 3 हाइड्रोजन्स भी और ये 3 हाइड्रोजन्स भी पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं। इस फिनोमेना को केमिस्ट्री की ज़ुबान में नाम दिया जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन आपको नज़र आएगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिस मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन कम से कम होगी वो उतना ही लेस स्टेबल होगा। इस केस में अगर आप देखें तो 3, 6 और 9 हाइड्रोजन हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से रेजोनेट कर सकते हैं। इस केस में आपके पास बेटा 3 और 3, 6 ये वाला हाइड्रोजन इस प्रोसेस में शामिल नहीं है। ये 6 हाइड्रोजन हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन से आपको जो है वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करके दे सकते हैं, और इस केस में बेटा आपके पास सिर्फ 3 हाइड्रोजन हैं जो कि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करते हैं। यानी यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से 9 स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 6 बनेंगे और यहाँ पे ओनली 3 बनेंगे क्योंकि सिर्फ 3 हाइड्रोजन्स ही नेबर में मौजूद हैं। तो जो मॉलिक्यूल जितने कम स्ट्रक्चर बना रहा होगा वो उतना ही अनस्टेबल है, और जो जितने ज़्यादा बना रहा होगा वो उतना ही स्टेबल है। वापस आते हैं यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ये कहती है कि अगर आप इस इंटरमीडिएट को देखें तो ये इंटरमीडिएट कौन सा कार्बोकैटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। इसके मुकाबले में अगर बेटे मैं आपके पास दूसरा क्राइटेरिया लिखूं तो बेटा दूसरे क्राइटेरिया में हमने ये कहा था कि हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, सेंटर में। पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, कॉर्नर पे। अगर कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज हो तो बेटा ये कौन सा कार्बोकैटाइन होता है, प्राइमरी कार्बोकैटाइन होता है। और मैंने ये कहा कि प्राइमरी कार्बोकैटाइन जो है ये सेकेंडरी के मुकाबले में, प्राइमरी कार्बोकैटाइन ये सेकेंडरी के मुकाबले में क्या है, लेस स्टेबल। तो ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में इतना तेज़ी से पार्टिसिपेट नहीं करेगा जितना कि मोर स्टेबल होने की वजह से ये पार्टिसिपेट करेगा। यानी ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो फ़ौरन से ये इंटरमीडिएट बन जाएगा और फिर फ़ौरन से ये इंटरमीडिएट आगे जाके आपको प्रोडक्ट दे देगा। अब इन सारी बातों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, मार्कोनिकॉफ रूल को, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को, इन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो इनको इकट्ठा करने पे आखिरी बात मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 1 हाइड्रोजन है। वो इंटरमीडिएट जो कम स्टेबल है इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। तो रूल ने क्या कहा था, रूल ने ये कहा था कि हमारा नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर कम से कम हाइड्रोजन होंगे। तो लकीली सेकेंडरी कार्बोकैटाइन जो स्टेबल भी है उसमें कार्बन के पास कम से कम हाइड्रोजन है, तो ख़ुद ब खुद ये ब्रोमाइड क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर लेगा। और यहाँ पर चूँकि हाइड्रोजन ज़्यादा हैं और ये अनस्टेबल भी है तो यहाँ पे ब्रोमीन का अटैक जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो है ये लेस हाइड्रोजन को फेवर क्यों करता है, क्योंकि जो लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन है वो आपको स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है, और ये स्टेबल इंटरमीडिएट बड़ी आसानी के साथ नेगेटिव आयन से जो है वो आगे चल के प्रोडक्ट बना सकेगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये काफ़ी सारी कहानी आपको जो है वो यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। अब मैं ये करता हूँ कि फाइनली आपको बाकी की कहानी जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि बात जो है वो
मार्कोनिकॉफ रूल तक ही रहे और ख़त्म हो। हाइड्रेशन रिएक्शन, बेटा हाइड्रेशन रिएक्शन है जी एडिशन ऑफ वाटर, और एडिशन ऑफ वाटर को आप एक्सप्लेन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और सल्फ्यूरिक एसिड। मिसाल के तौर पर जी कंपाउंड है आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इस मॉलिक्यूल को आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, और H2SO4 में बेटे आपके पास यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्ट जो है वो बायसल्फेट आयन HSO4-1 है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है। तो क्या होगा, ये अटैक करेगा ऑन दिस हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड जाएगा इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन, रिजल्ट बन जाएगा CH3। ओके, अब आप देखें यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये कौन सा कार्बोकैटाइन है, सेकेंडरी, और ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल। लिहाजा मॉलिक्यूल की कोशिश होगी कि डबल बॉन्ड तोड़ के इस हाइड्रोजन को कहाँ शिफ्ट किया जाए, वहाँ शिफ्ट किया जाए जहाँ पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन हैं, और आपके पास क्या बन जाएगा साथ में OSO3 नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या करेगा, अगले स्टेप में अटैक कर देगा ऑन दिस कार्बन, और आपके पास बेटा एक और प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट में CH3CH OSO3H एंड CH3 आ जाएगा। मॉलिक्यूल का नाम होगा प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट में मज़ीद रिएक्शन होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगला स्टेप ये है कि जो प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट है बेटे ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ। अब बात को मैं शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट ये है कि ये वाला जो ऑक्सीजन आपके पास मौजूद है ये अटैक कर देगा इस हाइड्रोजन पे, और ये हाइड्रोजन पिक करने के बाद दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। पहले HSO4 था, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, ये बन जाएगा H2SO4। H2SO4 बन के जैसे ये लीव करेगा तो OH ग्रुप बैक साइड से यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा आपके पास CH3CH OH एंड CH3। रिजल्ट होगा आपके पास 2-प्रोपानोल। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिससे आप कभी भी 1-प्रोपानोल हासिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे कम से कम हाइड्रोजन है, और ये इसी पे ही क्यों जाएगा, उसकी रीज़न क्या है, ताकि यहाँ पे हमें पता चल जाए कि ये जो कार्बोकैटाइन है इंटरमीडिएट है, ये सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। ठीक है जी। आखिर में जी एक रिएक्शन और देख लेते हैं, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ये पहले वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया था और दूसरे वाला पार्ट फाइनल आपको 2-प्रोपानोल दे रहे हैं। आखिर में आपने हेलोहाइड्रेशन करनी है, और हेलोहाइड्रेशन का मतलब ये है कि आपने हाइपोहेलस एसिड को ऐड करना है। लाइक अगर हाइपोहेलस एसिड को ऐड करें तो ये हो जाएगा जी एडिशन ऑफ HOX। हाइपोहेलस एसिड में हमारे पास सबसे पहले है जी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, और बेटा ये बॉन्ड बना रहा है HOCl के साथ, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ। तो ये जो हाइपोक्लोरस एसिड होगा OUS, इसमें ये क्लोरीन हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज और ये ऑक्सीजन होगा पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्लोरीन के मुकाबले में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये अटैक करेगा ऑन क्लोरीन और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन। रिजल्ट क्या होगा, OH नेगेटिव यानी ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट हो जाएंगे। अब क्लोरीन ने बॉन्ड बनाना है यहाँ पे, तो तरतीब क्या होगी, एक तरफ आ जाएगा CH3, फिर आ जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड CH2। फिर से देखें, जब डबल बॉन्ड टूट रहा है तो अगर क्लोरीन यहाँ कॉर्नर पे चला जाए तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, सेंटर में जाएगा, और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और क्लोरीन कॉर्नर पे इसलिए जा रहा है क्योंकि ये रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है, ये हमेशा मैक्सिमम हाइड्रोजन्स की तरफ जा रहा है। नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे कम से कम हाइड्रोजन है,
तो बेटा आपके पास फिनोमेना होगा CHOH एंड CH2Cl। कंपाउंड का नाम होगा, इसमें चूंकि क्लोरीन भी है और हाइड्रोक्सी भी है तो इसको बोला जाता है क्लोरोहाइड्रिन। ये इसका जनरल नेम होगा क्लोरोहाइड्रिन। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली देखें तो IUPAC नेम में ये कंपाउंड होगा 1-chloro-2-प्रोपानोल। प्रायोरिटी दी जाएगी OH ग्रुप को, इसकी रिएक्टिविटी क्लोरीन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो बेटा OH ग्रुप जो है इसकी प्रायोरिटी पे कंपाउंड होगा 2-प्रोपानोल और फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है तो 1-क्लोरो। ठीक है जनाब। तो ये सारी की सारी कहानियाँ जो है ना बेटा आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल से थी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम फील करें, कोई चीज़ समझ ना आए तो इसको फिर आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर अगला टॉपिक जो है वो लेके आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।